नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अब यार खुश होने का टाइम आ गया है। अब ये लास्ट लेक्चर होने जा रहा है साइबर क्राइम का। और मुझे उम्मीद है यार आपको कुछ तो समझ में आया होगा। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया या कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार तेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स कम है या व्यूज़ कम जा रहे हैं। तो मैं उन जो भी मेरे लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं या लिमिटेड व्यूज़ आ रहे हैं या लिमिटेड लाइक्स आ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा। मुझे ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, मुझे ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, मुझे आप पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। तो मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पे व्यूज़ कम है, लाइक्स कम है, कमेंट्स कम आ रहे, मैं तब भी मेहनत करूँगा। मैं अपने घर में बैठे बैठे अगर 10 बच्चों को भी बता पा रहा हूँ ना अपनी चीज़ें, या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ और कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं होने वाला कि कोई चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं लोग या फिर व्यूज़ कम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। मैं अपना बेस्ट करूँगा और मेरे जो भी ऑडियंस है, जो मेरे मतलब चैनल के जो ऑडियंस है, वो काफ़ी लिमिटेड रहने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा किसी को। मैं लाइफ में या फिर उनका करियर बनाने के लिए या कुछ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। तो इस चैनल पे वही लोग आएंगे जो सच में सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके या थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट यार। आज का लेक्चर देखो, ये वाला लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर, और साइबर क्राइम फिनिश हो जाएगा। तो एक स्माइल करो यार सारे के सारे। मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है। चलो, Section 68 of the IT Act provides that the controller may give direction to a certifying authority or any employee of such authority to take such measure or cease carrying on such activity as specified in the order so as to ensure compliance with this law। ये है कि जो सेक्शन 68 है आईटी एक्ट का, वो ये कहेगा या उसने कंट्रोलर को बोल दिया, इसको डायरेक्शन दे दिया कि भैया तुम ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी या उसके एम्प्लॉय जो हैं अथॉरिटी में, उन सब के काम का जो लेखा जोखा है रखो, उसको ध्यान रखो, ताकि लॉ की जो कंप्लायंस है, लॉ को जो फॉलो करने की बात हो रही है, वो हो भी रही है या नहीं हो रही है। और देखो, अगर कोई बंदा फेल हो रहा है, लॉ को नहीं मान रहा है, फेल टू कंप्लाई, ठीक है ना, तो उसको जेल करेंगे, 3 साल की सज़ा हो जाएगी, या फिर 2 लाख का 2 लाख की फाइन, या फिर दोनों की दोनों, सज़ा भी और फाइन भी। ठीक है, तो वही चीज़ है, इन्होंने 2 पॉइंट में बता दिया, नॉर्मल सी चीज़ है। नाउ, पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश करना, मिस रिप्रेजेंट करना, सप्रेस, मतलब कोई चीज़ मैटेरियल जानकारी थी वो छुपा देना। ठीक है ना? किससे छुपा देना? कंट्रोलर से छुपा देना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से छुपा देना। अगर कोई सब्सक्राइबर, मैं या आप, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या कुछ छुपा लिया ऐसा, तो इसमें पेनल्टी है। पेनल्टी कितने की है? 2 साल की सज़ा है, या फिर 1 लाख फाइन है, या फिर दोनों के दोनों। वही सारी चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है। अब देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। यार कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के साथ ब्रीच मतलब क्या? धोखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैसेज किया किसी को, व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, तो यही मानते हुए किया कि भाई जिसको मैंने व्हाट्सएप किया है वो इसको प्राइवेसी रखेगा, वो शेयर नहीं करेगा इन सब चीज़ों को, या जो मैंने उनसे कहा है या फिर उनसे शेयर किए। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो भाई यहाँ तो चलो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं हम दोनों के बीच, तो कर सकते हैं। लेकिन जब कोई कानून बनता है या कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना दो लोग आपस में, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ता है, कोई एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो फिर वो कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, या जो मतलब छुपा के रखने वाली थी बात, या प्राइवेसी, वो अब मान लो किसी की ऐसी फ़ोटोज़ को वायरल कर देना, किसी ऐसी वीडियोज़ को वायरल कर देना जो उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं उनकी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो ना, तो बहुत ही सोच समझ के करना, ठीक है ना? आपकी जो फ़ोटोज़ हैं या आपकी जो वीडियोज़ है या जो भी आपका है, वो आपके प्राइवेट्स, जो पब्लिकली आप कर रहे हो, तो वो उसका ध्यान रखना है। जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही है।
उससे क्या लेना। लेकिन अगर मोबाइल में ही किसी ने मोबाइल हैक कर लिया, आपने वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डाली लेकिन आपके मोबाइल में तो है, अगर वो किसी ने कर लिया तो आपकी तो प्राइवेसी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी जो चीज़ छुप के रखनी थी या प्राइवेसी रखनी थी, अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो 2 साल की सज़ा है, फाइन भी है 1 लाख, या फिर दोनों के दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीच मतलब क्या होता है, धोखा देना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, बुक को, रजिस्टर को, कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, कुछ भी ऐसा ले लेना, ठीक है। मान लो किसी कंपनी का फॉर्मूला रखा हुआ है किसी फोल्डर में, फॉर्मूला शेयर कर दिया, प्राइवेट थी वो चीज़, उसके लिए सक्सेस मंत्रा था उसका। चलो, सेक्शन 72A ऑफ द IT एक्ट डील्स विद पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पनिशमेंट है यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ कि हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला शेयर नहीं करेंगे किसी, जैसे कोक बनाने का फॉर्मूला है, कोक बनाने के फॉर्मूले ने, मान लो कि कोक कंपनी ने किसी और को, मैन्युफैक्चरर को काम दिया बनाने का, और बोल दिया कि भैया मैं जो तुझे फॉर्मूला बता रहा हूँ वो शेयर नहीं होनी चाहिए, और उसने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो उसके खिलाफ भी हो सकता है काम। तो वही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनी आपने बनाया और उसको किसी ने डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना था, पनिशमेंट हो सकती है। तो वही चीज़ है, 5 लाख और 3 साल की जेल हो जाएगी। पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने किसी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना है, तो आप क्या करोगे, डिजिटल सिग्नेचर लगाओगे। डिजिटल सिग्नेचर लगाने से आपने किसी और डॉक्यूमेंट को, गलत डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट गलत हो गया। ऐसे केस में देखो पनिशमेंट है। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, देखो, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है, तो डिजिटल सिग्नेचर इशू करते टाइम अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने भी गलत किया है तो भी उसके ऊपर फाइन और पेनल्टी है। तो नो पर्सन शैल पब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अदरवाइज मेक इट अवेलेबल टू अदर पर्सन विद द नॉलेज दैट, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया है, या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इशू नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू नहीं किया, या सब्सक्राइबर जो है वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, गलत तरीके से किसी का डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर लेना ही अपने आप में गलत है ये, तो मान लिया जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई हो रहे हैं वो फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ भी सजा है, देखो 2 साल की जेल है, 1 लाख का फाइन है, या फिर दोनों। फिर पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, आपने कोई चीज़ पब्लिश कर दी है और फ्रॉड करने के लिए किया, आपने कोई लॉटरी पब्लिश कर दिया कि लोग इस नंबर पे अपना नंबर भेजें, अपना ये नंबर भेजें और आप इतने इनाम जीत सकते हैं, तो पब्लिश जो आपने कराया तो आपका इंटेंशन फ्रॉड का है। तो ऐसी चीज़ें जो गलत इंटेंशन से, या आपने बोल दिया कि 50% का डिस्काउंट है जबकि बंदे जा रहे हैं तो डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्रॉड करने के पर्पज से करते हो, पब्लिश कर रहे हो, ठीक है ना, सोशल मीडिया में कुछ गलत डाल रहे हो, तो ऐसे केस में, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज़ करके कोई डॉक्यूमेंट यूज़ बनाया और पब्लिश कर दिया, तो वो उस पर भी फाइन है, गलत डॉक्यूमेंट पब्लिश करने पे भी। तो देखो क्या है, 2 साल की जेल है या फिर 1 लाख की फाइन, दोनों भी हो सकते हैं। अब ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट ऑफ IT एक्ट। ये टेरिटोरियल क्या होता है, देखो ये है भारत का नक्शा, पता नहीं, थोड़ा सा देखो मैच तो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना बेस लाइन नक्शे में, ये सब है टेरिटरी, क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट क्या होगा, मतलब कि IT एक्ट भारत से बाहर की भी बात करेगा। यस भैया, अगर बाहर के लोग भी इंडिया के IT को यूज़ करेंगे, इंडिया की चीज़ों के साथ गलत करेंगे, तो IT एक्ट के पास पावर है। तो इन्होंने ना, आप इन सब को समराइज करके अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो ये यही है, देखो, effectively even if an offense is committed outside India by a foreigner, yet the courts in India would have the jurisdiction। कोई फॉरेनर इंडिया के IT के साथ गलत करता है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गलत करता है, इंडिया के नेटवर्क के साथ गलत करता है, इंडिया के सिस्टम के साथ गलत करता है, तो ऐसे फॉरेनर तक हमारे कोर्ट की पहुंच है, वो ऐसा पावर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बस एक बार प्लेन रीडिंग करना, कुछ भी ऐसा नहीं है,
हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, वो एक फॉरेनर पे भी एप्लीकेबल होती है अगर वो इंडिया के सिस्टम के साथ कुछ गलत करता है। इंडिया के नेटवर्क रिसोर्सेज, इंडिया के इंटरनेट या इंडिया के आईपी एड्रेस वाले सिस्टम को, जो इंडिया में सिस्टम है, ठीक है ना। मान लो यार कोई फॉरेनर है हमारे रेलवे सिस्टम को हैक कर लेगा, तो ऐसे बंदे को छोड़ थोड़ी ना देंगे। हमारे डिफेंस के लिए खतरा करने की कोशिश करे तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, ऐसे बंदे को पकड़ लेंगे। वही चीज़ है इसमें, आप प्लेन रीडिंग कर लेना एक बार। नाउ कन्फिस्केशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। ये कन्फिस्केशन क्या है? जब्त कर लेना। कन्फिस्केशन मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। मान लो किसी ने फ्रॉड किया, ऐसे बंदों का हम क्या करेंगे? कंप्यूटर पकड़ लेंगे, जब्त कर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम उठा लेंगे, फ्लॉपी उठा लेंगे, पहले डिस्क हुआ करती इसमें, ड्राइव रखते थे, टैब ड्राइव या जो भी कंप्यूटर सीटेड है ना, वो सब उठा लेंगे उसके घर से। चलो इसी कंप्यूटर तूने फ्रॉड किया है ना, चलिए सब जब्त कर लेते। कन्फिस्केशन मतलब क्या होता है? जब्त करना, ठीक है ना। तो कन्फिस्केशन कर लेंगे, अपने पोजीशन में ले लेंगे, अपने पावर में ले लेंगे, उन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उसके कंप्यूटर, फ्लॉपी, कंपेयर डिस्क, जहाँ से भी हमें लग गया ना कि इसने यहाँ से फ्रॉड किया है, तो वही चीज़ है कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन मतलब वही है, बार बार उन्होंने एक ही चीज़ रिपीट किया। अब देखते हैं नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कंपनसेशन, पेनल्टीज एंड कन्फिस्केशन विद अदर पनिशमेंट। ये कह रहे हैं भैया अदर पनिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो यहाँ पनिशमेंट बोली गई है ना, वो तुम्हारा रहेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चलेगा कि बाहर भी तुम्हें सजा मिल गई, बाहर भी कंपनसेशन, किसी दूसरे एक्ट में कंपनसेशन देना चाहिए, किसी दूसरे एक्ट में पेनल्टी है, किसी दूसरे एक्ट में कन्फिस्केशन नहीं। साइबर क्राइम में अगर कोई चीज़ लिखी गई है, साइबर क्राइम के पास पावर है, आईटी एक्ट के पास पावर है, वो यहाँ पे सेपरेट चलाएंगे अपनी चीज़ें। तो वही है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अदर, ठीक है ना। अदर पनिशमेंट का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल पनिशमेंट दी जाएगी और आपको फॉलो करना होगा। सेक्शन 77 है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफेंस देखते हैं, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, कोई कोर्ट जिसके पास पावर है, मेक कंपाउंड ऑफेंस अदर देन ऑफेंस विच द पनिशमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर। कंपाउंड मतलब क्या आता है कि छूट दे सकते हैं, लेकिन ऐसे सजा के साथ ऐसे ऐसे केसेस में छूट नहीं दे सकते, रिलैक्सेशन नहीं दे सकते जहाँ पे उसको लाइफ उम्र भर उम्र कैद थी या फिर 3 साल से ज़्यादा की सजा थी, उसमें कोर्ट छूट नहीं कर सकती या डिस्काउंट या फिर मतलब रिलैक्सेशन नहीं दे सकती, कंपाउंड नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड सच ऑफेंस वेयर द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ हिज, एक सेकंड यार, प्रीवियस कन्विक्शन, या फिर ऐसे बंदे को भी कोर्ट रिलैक्सेशन नहीं दे सकती जिस बंदे ने पहले भी कमिट किया हुआ है क्राइम, पहले भी गलत काम किया हुआ है और इस बार फिर गलत कर दिया, उससे बढ़ा हुआ कर दिया, उसी के जैसा दूसरे टाइप का कर दिया, डिफरेंट टाइप, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड एनी ऑफेंस वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। भैया जिसने नेशन के खिलाफ कर दिया ना, देश के खिलाफ कर दिया कोई ऐसा एक्शन, तो भी उसको नहीं। और तो और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, कोई बंदा अगर 18 साल से कम बच्चे के अगेंस्ट कोई गलत काम करता है, और अ वुमेन, किसी लड़की किसी लेडी के अगेंस्ट कोई गलत काम करता है या फिर उसको परेशान करता है, तो ऐसे बंदे को नहीं बख्शेंगे, कोई कंपाउंडिंग नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। The person accused of an offence under this act may file an application for compounding the court in which offence is pending for trial and the provision। मतलब ये है कि कंपाउंडिंग ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी रिलैक्सेशन, वो रिक्वेस्ट करेगा तब जाके कोर्ट सोचेगी भाई करने वाला है या नहीं करने वाला है। सेक्शन 77B ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड दैट ऑफेंसेज विद 3 ईयर और अबव, 3 साल और उससे ज़्यादा की पनिशमेंट विल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि उसको ना अरेस्ट किया जा सकता है बंदे को। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर इन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे इस एक्ट के हिसाब से जो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, जिस जिस गलत काम में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है मिल सकती है, तो ऐसे केस में, ऐसे ऑफेंस में, ऐसे गलत काम में, ऑफेंस में तो गलत काम, तो पुलिस वाले जो लोग हैं बिना वारंट के ऐसे लोगों को उठा सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक द अरेस्ट विदाउट अ वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के नहीं उठा सकते, और अगर किसी को बिना वारंट के नहीं उठा सकते तो मतलब क्या होगा, पहले भैया उस इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है ना, कोर्ट की परमिशन से या बिना कोर्ट की परमिशन, फिर उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट
इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ओनली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में FIR दर्ज कर लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर FIR फॉर ऑल कंप्लेंट्स इन विच कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिस्कवर्ड। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब ऐसा गलत काम जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सजा मिल सकती थी, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर एक पुलिस को FIR दर्ज करना होगा। फर्दर सेक्शन 77 ऑफ द IT Act said that offences punishable with 3 years or imprisonment shall be bailable। मतलब देखो, बेलेबल और कॉग्निजेबल अलग है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब जिसमें 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो बिना वारंट के पकड़ लें। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए। फिर बेलेबल में जिसमें बेल मिल जाएगा, उसको केस लड़ता रहेगा। और नॉन बेलेबल में बेल ही नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑफेंसेज जो 3 साल पनिशेबल विद 3 ईयर इन प्रिजन, जिसमें 3 साल तक की सजा है, वो बेलेबल, उसमें बेल मिल जाएगा। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस द ग्रांट ऑफ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। उसको बेल दे देंगे, छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना, और वो केस लड़ेगा। लेकिन इट में भी अदर गिवन बाय या तो पुलिस ऑफिसर दे देगा जिसकी कस्टडी में वो बंदा है जिसको अरेस्ट करके रखा गया, या द बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग बेल बॉन्ड, या फिर कोर्ट में एक बेल बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड भर के दे देगा, कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पे दे दे, इतना मत समझो आप, रिलैक्स रहो। नाउ नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या? नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें भैया बेल नहीं है, इज वन विच द ग्रांट ऑफ बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। जहाँ पे आपको राइट नहीं है बेल मांगने का, हियर द एक्यूज विल हैव टू अप्लाई द कोर्ट। इसके लिए कोर्ट जाओ, कोर्ट डिसीजन देगी, कोर्ट की इच्छा पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट बेल और नॉट। कोर्ट ने मना कर दिया बेल नहीं, तो बेल नहीं, खत्म, राइट नहीं है ये। तो नॉन बेलेबल का मतलब नाउ पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है कि भैया तुम ऑफेंसेस जो गलत काम हो रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है ना। नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP से नीचे का रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए इसमें ना। पावर टू इन्वेस्टिगेशन, वही है, इन्वेस्टिगेशन का पावर है। फिर है ओवरव्यू ऑफ GDPR एंड इंडियन डाटा प्रोटेक्शन। ये GDPR में ना डाटा दिया जाता है, बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं। तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जिसमें डाटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन अलाउइंग ग्लोबल डिजिटल कंपनीज, जो ग्लोबल डिजिटल कंपनी मतलब देश विदेश की कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, टू वर्क अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक नेशनल इंटरेस्ट। भैया हमारे देश के खिलाफ कोई काम मत करना, कॉन्फिडेंशियल डाटा की कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। सॉवरेनिटी एंड मैन्यूवर मतलब भारत की संपूर्ण, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सॉवरेनिटी मतलब जो भारत के खिलाफ कोई एक्शन ना करना यार, भारत के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना करना। अगर तुम विदेशी कंपनी तो क्या हुआ, तो ऐसे केस के लिए बोलते हैं इंडियन डाटा प्रोटेक्शन रिजाइम, DPR इज वर्किंग ऑन द, ये काम करते हैं कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफ इंडियन सिटीजन, हमारे लोगों के, अपने मेरे आपके इंडियन सिटीजन लोगों के डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ये काम करते हैं, इंडियन डाटा प्रोटेक्शन रिजाइम। और ये कब लाया गया है? अभी ये 2019 में इसका बिल लेके गया, एक्ट बना दिया, ये अब अथॉरिटी बन गई है। तो भाइयों दोस्तों, इस तरीके से साइबर क्राइम फिनिश होता है। मैंने, अगर किसी को ये बुक चाहिए या फिर किसी टाइप की अगर मुझे नोट शेयर करने होंगे, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है एक, सेम नाम है नवकरही अकेडमी, नवकरही अकेडमी के नाम से ही मैं इसमें शेयर कर दूंगा। ये बुक भी मैंने वहाँ पे वैसे डाल दिया, अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ये बुक डाउनलोड कैसे करेंगे, DU की वेबसाइट मैंने वो भी बता रखा है। कुछ अगर होगा 10 ईयर और से रिलेटेड किसी कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं वो भी वहाँ पे स्कैन करके डाल दूंगा। तो जैसे कि पर्सनल फाइनेंस का भी मैंने डाला है, बच्चे बता रहे थे कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उस पर डाल दिया। तो दोस्तों कुछ बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं कि मेरी वजह से हेल्प हुई है उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मेरी वीडियोस को रेफ़र किया है और मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और देखो DU के एग्ज़ाम में ना आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने पढ़ा सुना, कहीं कहाँ भी अपने नॉलेज को अप्लाई किया है, आप मैक्सिमम लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। कम लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, जितना लिख सको, ठीक है। तो यही फाइनल टिप्स है एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से लिखो, मन लगा के लिखो, मन लगा के पढ़ो। और मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ नई वीडियोस में, कुछ अलग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।